हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि कोर्स 2 के यूनिट 1 का ही एक टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी बीएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अपने यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे। तो जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो आखिर किस आधार पे उनका निर्माण किया जाता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जिनके आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, इसे आपको पढ़ना है। इसमें शिक्षा के विषय में कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला होती है, उसी के आधार पर समाज का विकास होता है। तो समाज में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। इसलिए सदैव ये प्रयत्न किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण समाज के उद्देश्यों के अनुकूल हो, परंतु केवल सामाजिक कारक ही शिक्षा के लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि समाज का दर्शन, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रौद्योगिकी इत्यादि सभी का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानव जीवन के जितने भी पहलू हैं या फिर किसी समाज के जितने भी पहलू हैं वो सभी शिक्षा को प्रभावित करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों का हम अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1 है जैविक कारक, दार्शनिक कारक, नेक्स्ट राजनैतिक कारक, उसके पश्चात धार्मिक कारक, फिर सांस्कृतिक कारक, वैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, भौगोलिक कारक, व्यक्तिगत कारक, आर्थिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। इस प्रकार किसी भी समाज का धर्म, दर्शन, राजनीति, संस्कृति, समाज की भौगोलिक स्थिति, समाज की आर्थिक स्थिति इत्यादि सबका प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने पर पड़ता है। ये सभी ऐसे कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। तो मनुष्य जो है वो जैविक दृष्टि से एक बौद्धिक प्राणी है, किंतु उसे सभी प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है। जन्म के समय में मनुष्य पशु के समान ही होता है, किंतु शिक्षा के द्वारा ही उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाया जाता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय मनुष्य के मूल स्वभाव तथा विशेषता का ध्यान रखा जाता है और उसको भी आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जैविकीय पक्ष वह आधार होता है जिसको शिक्षा द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक अस्तित्व की ओर उन्मुख किया जाता है। सेकंड पॉइंट है दार्शनिक कारक। तो इसमें आगे जाने से पहले हम दर्शन को समझते हैं। दर्शन का अर्थ होता है दृष्टिकोण। चूँकि यहाँ शिक्षा की बात की जा रही है और शिक्षा की व्यवस्था समाज के द्वारा की जाती है, तो यहाँ हम समाज के दृष्टिकोण की बात करेंगे कि जिस भी समाज का जैसा दृष्टिकोण होता है व्यक्ति के जीवन के प्रति, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण उसी के आधार पर किया जाता है। और दर्शन में कई तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं, जैसे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अद्वैतवाद इत्यादि। और सब ये जो विचारधाराएं हैं, दार्शनिक विचारधाराएं, इनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे आदर्शवादी मानते हैं कि संसार की रचना परमात्मा ने की है और मनुष्य परमात्मा का अंश है और उसके जीवन का उद्देश्य है कि वह ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करे। फिर प्रकृतिवादी मानते हैं कि नहीं, इस संसार की रचना प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम है और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए। और प्रयोजनवादी प्रयोग पर आधारित जो भी बातें सिद्ध होती हैं उसी को मानते हैं। यथार्थवादी यथार्थ में जो जीवन के लिए जिन चीज़ों का महत्व है, यथार्थता है, उसी को मानते हैं। इस तरह से जो अलग अलग दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनका जीवन को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है और उसी के आधार पर उन्होंने अलग अलग शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में बताया है।
तो जो दार्शनिक आधार है वह शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। ये जो दर्शन है वह ब्रह्मांड के और अपने जीवन के उद्देश्यों को जानने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करता है, और इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि आदर्शवादी विचारधारा के लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक विकास करने पर बल देते हैं। प्रकृतिवादी बालक की प्रकृति को महत्व देते हुए उसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, और भौतिकवादी दार्शनिक भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं का ज्ञान देना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं, जिससे कि व्यक्ति को अपने जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है राजनैतिक कारक। शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव राज्य और राजतंत्र का ही पड़ता है। शासन व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं। जैसे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में स्वतंत्र चिंतन, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आदर, भाईचारा, समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। वही एक तंत्र शासन प्रणाली में शासक शिक्षा के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को अपना सच्चा भक्त बनाने का प्रयास करता है। अर्थात इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी राज्य शिक्षा के द्वारा अपने राज्य के जो मूल्य हैं, उनको जो राजनीतिक मूल्य हैं या अपने राज्य के जो मूल्य हैं उसका विकास करना चाहता है शिक्षा के माध्यम से। जैसे कि हमने शिक्षा के उद्देश्य में पढ़ा था कि राष्ट्रीय एकता का विकास, नागरिकता की भावना का विकास और नेतृत्व की भावना का विकास, धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। तो ये सब क्या है? ये राजनीतिक मूल्य ही हैं, हमारे देश के प्रशासनिक मूल्य हैं, जिनका के विकास शिक्षा के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि राजनीतिक कारक से शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं, राजनीतिक फैक्टर का प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर। नेक्स्ट है धार्मिक कारक। समाज के लोग जिस धर्म को मानते हैं उससे भी शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिकता और मोक्ष प्राप्ति था। बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का प्रचार प्रसार करना था, और मुस्लिम काल में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम आज भी देखते हैं कि विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा कई निजी स्कूल स्थापित किए गए हैं, और वो अपने स्कूलों में अपने धार्मिक विशिष्टताओं की शिक्षा देते हैं। और हमारा जो देश है भारत, इसमें यह धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, इसलिए वर्तमान में सभी धर्मों की विशेषताओं का ज्ञान देकर धार्मिक समरसता की स्थापना करना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों में एक पॉइंट आप पढ़ते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का विकास। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मावलंबी रहते हैं, तो सभी लोगों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का विकास किया जाए, ये एक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। तो प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपने आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, मान्यताएं होती हैं, जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति का संरक्षण करता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को, भावी पीढ़ी को अपने संस्कृति का हस्तांतरण करता है। और हमारे भारत देश में तो विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, तो इस प्रजातांत्रिक देश में छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान देकर सांस्कृतिक समरसता स्थापित करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया। शिक्षा के उद्देश्य में आप पढ़ते हैं ना, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। तो इस तरह से सांस्कृतिक कारक भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कारक। तो वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास चरम सीमा पर पहुंच चुका है, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए एवं राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति को आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं। और इससे आधुनिक शिक्षा कहें कि इससे बहुत ही अधिक प्रभावित है। हर क्षेत्र में विज्ञान को और नए नए तकनीकों को अधिक महत्व दिया जाता है।
तो इसलिए विज्ञान एवं तकनीकी भी एक महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने का। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है क्योंकि समाज में ही उसका जन्म, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन पर्यंत होती रहती है। इसलिए व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति बनाने के लिए समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, समाज की मांग को ध्यान में रखकर एवं समाज के आदर्शों को आधार बनाकर ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक कारक। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पृथ्वी के समस्त प्राणियों पर पड़ता है और आज तो पूरा विश्व भौगोलिक समस्या का सामना कर रहा है। भूमंडलीय तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि से बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए सभी देश गंभीरतापूर्वक विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण एवं भौगोलिक समस्याओं के प्रति जागरूक और सजग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में 2005 में पर्यावरण की शिक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचे विषय को अनिवार्य बना दिया गया है। इतना ही नहीं, कई पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को भौगोलिक पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के विषय में जागरूक भी किया जाता है। अगला जो फैक्टर है और या कारक है वह है व्यक्तिगत कारक। तो कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था समाज के व्यक्तियों के लिए ही करता है, बालक के लिए ही करता है, क्योंकि बालक ही, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और शिक्षा का उद्देश्य ही होता है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उसके आंतरिक गुणों का विकास करना और इसी को ध्यान में रखते हुए शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक इत्यादि विकास शिक्षा के मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं, जैसे कि आपने यूनिट 1 के पहले चैप्टर में पढ़ा है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाला अगला जो फैक्टर है, जो कारक है, वह है आर्थिक कारक। किसी भी समाज की कल्पना उसकी अर्थव्यवस्था के बिना या मनुष्य जीवन की कल्पना अर्थ के बिना की ही नहीं जा सकती। तो इसलिए समाज या राष्ट्र की आर्थिक दशा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राष्ट्र आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नव युवकों को तैयार करना होता है जो कि देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सके। जैसे वर्तमान में देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में छात्रों के शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता जा रहा है कि वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके किसी न किसी लाभप्रद नौकरी पे लग जाएं या फिर अपना कोई व्यवसाय आरंभ कर लें। आज हम देखते हैं कि अधिकतर विद्यार्थी दर्शन, कला, संस्कृत जैसे विषयों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, बल्कि वो BBA, MBA, BCA, MCA, MTech इत्यादि की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और अभिभावक भी अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल में या कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं जहां से पढ़कर उनके बच्चे किसी अच्छी नौकरी में लग जाएं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक कारक है उससे शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं, उसके आधार पर भी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। तो वर्तमान की या आधुनिक युग की जो शिक्षा है वह बालक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित शिक्षा है और शिक्षा में बालक के मनोविज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करना शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बनता जा रहा है। तो अंत में हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू एवं समाज के पहलू एवं उसकी आवश्यकताओं एवं मांगों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं
जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।